युग डरते हुए कहता है, क्या सबूत है आपके पास? वर्चस्विनी अपने साथ जो फाइल लेकर आई थी उसमें से कुछ कागज निकालते हुए कहती है, तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन से ये बात साफ पता चलती है कि जिस रात रतनपाली का खून हुआ था उस रात तुम रोंका-मुचा घाट पर मौजूद थे। वर्चस्विनी की बात सुनकर युग घबराने लग जाता है। वर्चस्विनी युग पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बोलो युग, उस रात तुम रोंका-मुचा घाट पर थे या नहीं? युग इधर उधर देखता है तो वर्चस्विनी फिर बोलती है, मेरी तरफ देखकर बोलो रुद्र, क्या तुम वहां नहीं थे? बोलो। हाँ मैं वहीं था, युग ने धीरे से कहा। तो फिर अब अपनी जुबान खोलो और बताओ कि तुमने रतनपाली का खून क्यों किया? युग वर्चस्विनी के इल्जामों को खारिज करते हुए कहता है, मैंने किसी का खून नहीं किया। माना मैं रोंका-मुचा घाट पर था, पर इससे ये बात साबित नहीं होती कि रतनपाली का खून मैंने किया है। वर्चस्विनी झट से पूछती है, तो तुम उस रात रोंका-मुचा घाट पर क्या कर रहे थे? युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मैं वो क्या है कि मैं उस रात मैं घाट पर यामी। युग इसके आगे यामिनी का नाम लेने ही वाला था कि तभी वो चुप हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, अगर मैंने इसके सामने यामिनी का नाम लिया तो ये लोग यामिनी के बारे में भी पूछेंगे, वो बेचारी भी फंस जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यामिनी को कोई प्रॉब्लम हो। युग अपनी बात को बदलते हुए कहता है, आपको तो पता ही होगा कि जिस रात रतन अंकल का खून हुआ था उस रात वांगला त्योहार था। मैं वांगला त्योहार मनाकर ग्रेवयार्ड कोठी ही चाह रहा था कि रोंका-मुचा घाट पर मुझे रतन अंकल मिल गए। वर्चस्विनी युग की आंखों में देखते हुए शक वाले अंदाज में पूछती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना युग? क्योंकि झूठ बोलने से पहले सोचना पड़ता है। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं क्या झूठ बोलूं? युग वर्चस्विनी को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं वर्चस्विनी जी, मैं सच कह रहा हूँ। उस रात वांगला त्योहार के बाद मैं अपने घर ही जा रहा था। वहीं पर मुझे रतन अंकल मिल गए थे और वो मुझे मेरी माँ के बारे में बता रहे थे। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, रतनपाली तुम्हारी माँ के बारे में क्या बता रहा था? युग एकदम से जवाब देता है, वो मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ बताने वाले थे कि तभी वो बेहोश हो गए। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो कुछ बताने ही वाले थे और वो बेहोश हो गए। वाह युग, कहानी बनाते हो तो थोड़ी अच्छी तो बनाया करो कि जिस पर यकीन किया जा सके। युग वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, वर्चस्विनी जी मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं कहानी नहीं बल्कि सच बोल रहा हूँ। उस रात रतन अंकल ने इतनी पी रखी थी कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, वैसे ये युग बात तो ठीक कह रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चला है कि उस रात रतन ने खूब शराब पी रखी थी। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, अब मैं कैसे आपको अपनी बात पर यकीन दिलाऊं? उस रात रतन अंकल ने अपनी तिजोरी का भी जिक्र किया था। युग की बात सुनकर चार्ली एक्शन में आ जाता है और हड़बड़ाते हुए पूछता है, क्या कहा तिजोरी? रतनपाली ने क्या बताया तुम्हें तिजोरी के बारे में? चार्ली युग का जवाब सुने बिना ही जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और ताज की फोटो निकालकर युग को दिखाते हुए कहता है, क्या रतनपाली ने तुम्हें इस ताज के बारे में बताया था? युग ताज को गौर से देखने लग जाता है। जब वो ताज को देखता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत ताज पहले कभी नहीं देखा था। युग के बहाने युग के दोस्त भी उस ताज की फोटो देख लेते हैं। उस ताज को देखकर उन सबका मन भी मोहित हो गया था। बिंदु उस फोटो को देखते हुए कहती है, इतना सुंदर ताज किसका है? चार्ली फटाक से जवाब देते हुए कहता है, यक्षिणी का, ये ताज यक्षिणी का है। कायर अपनी आंखें मलते हुए कहता है, क्या कहा, यक्षिणी का? वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, चार्ली तुम फिर शुरू हो गए। वर्चस्विनी चार्ली पर और गुस्सा न करे इसलिए वो बात को घुमाते हुए युग से कहता है, तुम चुप क्यों हो गए युग? बताओ, रतनपाली ने तुम्हें इस ताज के बारे में कुछ बताया था क्या? युग धीरे से कहता है, नहीं, मुझे रतन अंकल ने इस ताज के बारे में कुछ नहीं बताया था। युग की बातें सुनकर अब चार्ली को भी गुस्सा आने लग गया था। चार्ली युग पर बिलखते हुए कहता है, अगर ताज के बारे में नहीं बताया तो यही बता दो कि तिजोरी के बारे में क्या बताया था। अभी तुमने ही कहा था ना कि रतनपाली ने तुम्हें तिजोरी के बारे में बताया था। युग हिचकिचाते हुए जवाब देता है, वो अभी मैंने आपको बताया था ना कि उस दिन रतन अंकल ने बहुत ज्यादा पी रखी थी। उन्हें कुछ खबर ही नहीं थी कि वो कब क्या बोल रहे थे। वो बार बार अपनी बातें बदल रहे थे। आपको तो पता ही होगा चार्ली जी, जब इंसान नशे में होता है तो बार बार अपनी बातें बदलता रहता है। कभी वो किसी टॉपिक पर बात करने लग जाता है तो कभी किसी दूसरे टॉपिक की। वो बस तिजोरी तिजोरी बोल रहे थे और कुछ नहीं। युग के जवाब सुनकर वर्चस्विनी का माथा गर्म हो गया था। वो युग पर दबाव बनाते हुए कहती है, युग बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, सीधे सीधे बता रहे हो या हवालात में ही अपना मुंह खोलोगे? युग अपना पक्ष रखते हुए कहता है, देखिए वर्चस्विनी जी, जो भी उस रात मेरे साथ हुआ था मैं सब आपको बता चुका हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं भला रतन अंकल को क्यों मारूंगा? एक और बात, जरा आप खुद सोच कर देखिए, अगर रतन अंकल को मुझे मारना ही होता तो अपना मोबाइल बंद करके जाता घाट पर। उन्हें मारने मोबाइल चालू करके थोड़ी न जाता।
आखिर मैं भी एजुकेटेड हूँ, इतना दिमाग तो है मुझ में। वर्चस्विनी को भी युग की बातों पर यकीन होने लग गया था, पर वो जानबूझकर दिखावा कर रही थी कि उसे युग पर कुछ यकीन नहीं हुआ है, ताकि युग कबूल कर ले कि उसी ने रतनपाली का खून किया है। युग कहना जारी रखता है, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रतन अंकल की मौत का वक्त तो पता चल ही गया होगा। आप उसी वक्त की मेरी लोकेशन निकाल लीजिए, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि उस वक्त मैं ग्रेवयार्ड कोठी में था और मैंने रतन अंकल का खून नहीं किया है। वर्चस्विनी समझ गई थी कि युग नहीं फंसने वाला था। उसका कहना काफी हद तक ठीक था, पर फिर भी वर्चस्विनी अपनी एक और चाल चलते हुए कहती है, क्या उस रात तुम अकेले वांगला त्योहार के बाद किश्नोई नदी पार कर रहे थे? युग अपनी नजरें चुराते हुए झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ मैं अकेले ही था, मेरे साथ कोई नहीं था। वर्चस्विनी शक करते हुए पूछती है, अकेले क्यों? क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त लोग वांगला त्योहार में नहीं गए थे क्या? युग जवाब देता है, गए थे ना, पर उस रात कछुए की दादी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए कछुआ और अभिमन्यु हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। बिंदु और कायर साथ में डांस कर रहे थे, पर मैं थक गया था। बिंदु और कायर को और डांस करना था, इसलिए मैं अकेले ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल गया था। वर्चस्विनी अब ब्लैंक हो चुकी थी। युग ने उसके सारे सवालों के जवाब बड़े ही सोच समझ कर दे दिए थे, ताकि वर्चस्विनी उस पर दोबारा शक न करे। वर्चस्विनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ युग, पर बहुत जल्द मुलाकात होगी, और वो भी ठोस सबूत के साथ, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। रतनपाली के खून के इल्जाम में शक के घेरे में तुम भी हो, समझे? युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस धीरे से अपने माथे पर आया पसीना पोंछ लेता है। वर्चस्विनी और चार्ली वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कायर युग से पूछता है, युग तूने उनसे झूठ क्यों बोला कि उस रात तू घाट पर अकेले गया था? तेरे साथ तो यामिनी भी गई थी ना, यही तो बताया था ना तूने? युग कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ यार, उस रात यामिनी भी मेरे साथ गई थी घाट, पर वो रतन अंकल से नहीं मिली थी। रतन अंकल उसके जाने के बाद आए थे वहां पर। अभिमन्यु कहता है, तो यही बातें बता देता वर्चस्विनी जी को, अगर उन्हें ये बात पता चली तो फिर प्रॉब्लम होगी। युग मुंह बनाते हुए जवाब देता है, प्रॉब्लम तो तब होती जब मैं उन्हें यामिनी के बारे में बताता। कछुआ हैरानी के साथ बोलता है, मतलब? युग कछुए को समझाते हुए कहता है, मतलब ये यार कि तुमने देखा ना वर्चस्विनी जी मुझ पर कितना शक कर रही थी, मेरी किसी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम्हें लगता है अगर मैं उन्हें यामिनी के बारे में कुछ भी बताता तो मेरी बातों पर यकीन कर लेती? बिल्कुल नहीं करती। और मैं यामिनी को अब किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता, वो पहले ही मेरी वजह से परेशानी में फंसी हुई है। पता नहीं उसके बाबा ने उस बेचारी के साथ क्या किया होगा। कायर युग का चेहरा पढ़ते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ युग कि तू यामिनी से प्यार करने लग गया है? इसी को प्यार कहते हैं युग, जब आप किसी की फिक्र करने लग जाते हैं, अपने आप से ज्यादा उसके बारे में सोचने लग जाते हो। युग कुछ जवाब नहीं देता है, बस कायर से अपनी नजरें चुरा लेता है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, क्या कायर ठीक बोल रहा है? क्या मैं सच में यामिनी से प्यार करने लग गया हूँ? रात के 2 बज रहे थे। यामिनी अपनी छोटी सी टिन की झोपड़ी के अंदर थी, जहाँ पर वो अपने बाबा के साथ रहती थी। कमरे के अंदर ही टिन पर मछली के बड़े बड़े जाले टंगे हुए थे, जिनसे वो मछली पकड़ने जाया करती होगी। यामिनी के ठीक सामने उसके बाबा खड़े हुए थे, जो उससे बातें कर रहे थे। यामिनी के बाबा बड़े गुस्से में लग रहे थे और यामिनी बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने अपनी नजरें नीचे झुकाकर रखी थी। यामिनी के बाबा धीरे धीरे कहते हैं, अभिशाप खत्म करने का वक्त नजदीक आ रहा है। तुझे अभिशाप से मुक्ति चाहिए या नहीं? यामिनी नीचे नजरें झुकाकर ही जवाब देती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? इतना सब मैं अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए तो कर रही हूँ। यामिनी के बाबा गुस्से में कहते हैं, अगर अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए ये सब कर रही है तो उस रात तू उस युग के साथ क्या करने जा रही थी? यामिनी चुप ही बैठती है, कुछ जवाब नहीं देती है। बोल क्या था जो मैंने देखा था? यामिनी हिचकिचाते हुए जवाब देती है, बाबा गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरी काम वासना उस रात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। मेरा अपनी इंद्रियों पर कुछ वश ही नहीं था। पता नहीं जब भी युग बाबू को देखती हूँ तो मुझे क्या हो जाता है, मुझे उन्हें छूने का मन करने लग जाता है। मैं तो उसी रात उनके साथ संभोग करना चाहती थी जब वो पहली बार मुझे मिले थे। यामिनी अपने बाबा को उस रात की बात बताते बताते उसी पल में चली जाती है जब वो युग से पहली बार मिली थी और उसे अपनी वासना का शिकार बनाने वाली थी। रात का वक्त था। यामिनी और युग किश्नोई नदी में डोंगी में थे। नदी में पानी बहुत था, इस वजह से यामिनी युग को नदी पार करवा रही थी। यामिनी ने अपने बालों में कमल का फूल लगाया हुआ था, जिसकी खुशबू युग सूंघ रहा था। युग कमल के फूल की खुशबू सूंघते हुए कहता है, तुम भी ना यामिनी, पता नहीं तुम्हें क्या क्या पसंद है। यामिनी धीरे से कहती है, मुझे संभोग भी बहुत पसंद है युग बाबू। जैसे युग कमल के फूल की सुगंध लेता है, उसका सिर घूमने लग जाता है और वो धड़ाम से डोंगी पर ही बेहोश होकर गिर जाता है।
युग के बेहोश होते ही यामिनी जोरों से हंसने लगती है। उसकी खौफनाक हंसी काले आसमान में गूंजने लग गई थी। यामिनी की खौफनाक हंसी से ये बात तो साबित हो गई थी कि वो कोई आम स्त्री नहीं बल्कि एक मायावी स्त्री थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, ये तो पहली बार में ही फंस गया, अब होगा शिकार। किसे पता था कि हमारी पहली मुलाकात ही तेरी आखिरी रात बन जाएगी युग। इतना कहकर यामिनी युग के बदन के ऊपर ही लेट जाती है। यामिनी के उभरे हुए वक्ष युग के सीने से टकराने लग गए थे। यामिनी को अपने बदन में गर्मी महसूस होने लग गई थी। यामिनी अपने हाथ युग के चेहरे पर फेरते हुए कहती है, ये तो बेहोश हो गया, अब मैं इसके साथ संभोग कैसे करूंगी? लगता है सब कुछ मुझे खुद ही अपने हाथों से करना पड़ेगा। इतना कहकर यामिनी युग के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए उसके गले से नीचे लाने लग जाती है। उसके हाथ में इतनी ताकत थी कि वो एक झटके के साथ अपना हाथ नीचे खींचती है और युग के शर्ट की सारी बटनें टूटकर बिखर जाती हैं। युग का सीना दिखाई देने लग गया था। उसके सीने पर एक भी बाल नहीं थे। यामिनी उसके सीने पर ही लेटी हुई थी, जिस कारण उसके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। यामिनी युग के दिल की धड़कनें सुनते हुए कहती है, कितनी जोरों से धड़क रहा है आपका दिल युग बाबू, पर अफसोस आज की रात ये दिल की धड़कनें थम जाएगी। बड़ा मजा आएगा युग बाबू आपका दिल खाने में। यामिनी के हाथों के लंबे लंबे नाखून अपने आप काले होने लग जाते हैं, किसी डायन के नाखूनों की तरह। पहले तो यामिनी बड़े प्यार से युग के सीने को अपने नाखूनों से सहलाने लग जाती है, पर देखते ही देखते यामिनी अपने पैने नाखूनों से युग का सीना खरोचने लग जाती है। युग के सीने पर खरोच के निशान पड़ने लग गए थे। यामिनी एक हाथ से युग के सीने को खरोच रही थी तो दूसरे हाथ से उसकी पैंट खोल रही थी। अभी यामिनी ने 2-3 बार युग के सीने को खरोचा ही था कि तभी उसके सीधे हाथ के अंगूठे के बगल वाली उंगली का काला नाखून अपने आप झट से टूट जाता है। नाखून के टूटते ही यामिनी चीखती है, आह! यामिनी ऐसे चीखी थी जैसे उसकी जान निकल गई हो। इसी चीख के साथ यामिनी अपनी अतीत की यादों से बाहर आ जाती है। यामिनी के बाबा यामिनी से पूछते हैं, आखिर युग के अंदर ऐसा क्या था जो उसको छूते ही तेरा नाखून टूट गया? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।